नमस्ते जी। 67वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, लेखक पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। इस पुस्तक के संपादक हैं स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती और पुस्तक का प्रकाशन आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा हुआ है। गत दृश्य श्रव्य कणिका में हमने जाना कि परिस्थिति से प्राणियों के अंगों का ह्रास और विकासवाद में बताया जाता है, जिसकी समीक्षा करते हुए लेखक महोदय आगे लिखते हैं कि विकासवाद वालों ने जो वर्गीकरण किया है वह केवल इसलिए कि विकासवाद सरल हो जाए, अन्यथा उसमें कुछ भी दम नहीं है। ह्रास विकास की बाजीगरी दिखलाकर वर्गों का वह अंतर पूरा करने का प्रयत्न मात्र किया गया है जो हमने अभी अमीबा और हाइड्रा के बीच, अस्थि और अनस्थि वालों के बीच तथा घोड़े और अन्य स्तनधारियों के बीच दिखलाया है। समस्त जातियां जिनकी जाति, आयु और भोग अलग अलग नियत हैं, वे सब ईश्वर कृत, सर्वथा स्वतंत्र और भिन्न भिन्न जातियां हैं। उनके शरीरों में जो ह्रास विकास देखा जाता है वह परिस्थिति आदि से नहीं हुआ, प्रत्युत उनके पूर्व कर्मानुसार ईश्वरीय व्यवस्था से सुख दुख भोगने के लिए आया हुआ है। अब चौथी बात आती है, भिन्न भिन्न दो जातियों के मिश्रण से भी वंश चलने वाला सिद्धांत ठीक नहीं है, क्योंकि जिन भिन्न भिन्न दो जातियों के मिश्रण से वंश चलता है वे दो जातियां नहीं, प्रत्युत एक ही जाति के दो विभक्त प्राणी हैं। सर्वथा भिन्न भिन्न दो जातियों के मिश्रण से संतति नहीं होती, शायद कहीं होती है तो वंश नहीं चलता, अर्थात कुछ जातियों का मैथुन निरर्थक होता है, कुछ के संतान होती है, परंतु वंश अर्थात संतान के संतान नहीं होती, और कुछ के वंश भी चलता है। वंश चलने का नमूना अब तक देखा नहीं गया। हाँ, सुनते हैं कि व्याघ्र और सिंह से तथा कुत्ते और भेड़िए के संयोग से संतति हो जाती है। विकासवाद के लेखक पृष्ठ संख्या 50 पर लिखते हैं कि सिंह तथा व्याघ्र के मेल से संतति हो जाती है। इस प्रकार की संतति के होने का कारण यही हो सकता है कि इन दोनों का उद्गम स्थान एक ही हो। यदि इन दोनों का उद्गम स्थान एक ही न होता तो इस प्रकार की संतति की संभावना कभी भी नहीं होती। भेड़िए तथा कुत्ते के मेल से भी संतति हो जाती है। शिकारी लोग इस प्रकार से पैदा हुए कुत्तों को अधिक चाहते हैं, क्योंकि इन कुत्तों में श्व जाति की स्वामी भक्ति के साथ साथ भेड़िए की शूरता भी आ जाती है। यहाँ यही सूचित होता है कि केवल संतति ही होती है, उस प्रकार का वंश नहीं चलता। यह नमूना घोड़े और गधे से उत्पन्न हुए खच्चर में तथा कलमी आम और पैबंद बेर में बहुत अच्छी प्रकार से दिखलाई पड़ता है। घोड़े गधे के मेल से संतति तो होती है, अर्थात खच्चर तो होता है, परंतु आगे खच्चर का वंश नहीं चलता। इसी प्रकार पैबंद बेर की गुठली से भी फिर वृक्ष नहीं होता। इससे समझना चाहिए कि वे सजातीय नहीं है, किंतु व्याघ्र और सिंह से, कुत्ते और भेड़िए से वंश चलता है। इसी प्रकार कलमी आम की गुठली के बोने से वृक्ष होता है, फल भी लगते हैं, इससे वे सजातीय प्रतीत होते हैं, परंतु आगे चलकर यह मिश्र योनिज जाति मूल जाति के रूप की हो जाती है, अर्थात वह धीरे धीरे व्याघ्र की अथवा सिंह की शक्ल की हो जाती है। इसी प्रकार कलमी आम धीरे धीरे छोटा होता हुआ उसी तुखमी आम के आकार का हो जाता है जिसमें कलम लगाई गई थी। उक्त दोनों सूरतों में विकास को सहारा नहीं मिलता। विकास की खूबी तो अलग जाति उत्पन्न करने में है, वंश चलाने में है, केवल बच्चा पैदा करा देने में नहीं। बच्चा तो दो स्त्रियां मिलकर भी पैदा कर देती हैं, परंतु क्या वह कोई बच्चा है जब उसमें हड्डी नहीं, जान नहीं और वंश चलाने की शक्ति नहीं? तब केवल कुछ न कुछ पैदा कर देने से क्या लाभ? सुना गया है कि अमेरिका में लूथर वर्बैंक नामी विद्वान ने बहुत से वृक्षों की कलमों से अनेक प्रकार के फल फूल उत्पन्न कर दिए हैं। हम मानते हैं कि सजातीय मिश्रण से संतति होती है, वंश चल सकता है।
वर्बैंक ने सजातीय वृक्षों से अवश्य ऐसा कर दिया होगा। हमारी तो व्याख्या ही है कि समान प्रसवात्मिका जाति ही, अर्थात जाति वही है जिसमें प्रसव समानता हो। यह प्रसव साम्य अन्य दो बातों की आवश्यकता रखता है। शास्त्र में कहा है कि सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगः, अर्थात पूर्व जन्म के कर्मों का फल जाति, भोग और आयु द्वारा मिलता है। जाति वह है जिसके परस्पर मेल से संतति हो। यह संतति उन्हीं में होगी जिनका भोग और आयु भी समान होगा। यह कभी नहीं होगा कि जो प्राणी मांस खाने वाला है उसका संयोग घास खाने वाले से हो जाए और वंश चल पड़े, तथा यह भी कभी नहीं होगा कि जिन दो जातियों के मेल से वंश हुआ है उनमें एक की आयु प्रायः 30 वर्ष है और दूसरे की 16 की। कहने का तात्पर्य यह कि जिनका प्रसव समान होगा उनका भोग भी समान ही होगा और आयु भी समान होगी, क्योंकि शरीर कर्मफल भोगने के लिए मिला है। साथ ही उसकी अवधि भी निश्चित है कि इतने वर्ष तक इस शरीर से अमुक भोग भोगे जाएं। भोगों के विषय में परिस्थिति के बहाने से कहा जा सकता है कि अमुक जाति को जब जीने के लिए उसकी खुराक न मिली तो वह मांस खाने लगी। परंतु क्या विकासवाद कोई कारण बतला सकता है कि प्रत्येक जाति की आयु भिन्न भिन्न क्यों निश्चित है? अधिक परिचय न होने के कारण हम लोगों को ज्ञात नहीं होता कि कौन प्राणी कितने दिन तक जीता है, परंतु मनुष्य, बंदर, गाय, बकरी, ऊंट, गधा और छोटे छोटे कीड़ों में आयु का महान अंतर है। ऐसी दशा में यह प्रश्न आपसे आप उपस्थित होता है कि क्यों मनुष्य 100 वर्ष तक जीने वाला प्राणी है और क्यों अन्य प्राणी भी अमुक समय तक ही जीते हैं। शुक्र नीति में एक श्लोक पाद टिप्पणी में लिखा हुआ मिलता है, शतमायुर्मनुष्याणाम गजानाम परमं स्मृतम 34 वर्षाणामश्वस्यायुः परम स्मृतम 25 वर्षाणि परमायुर्विशोष्टयोः। इसी प्रकार बृहद जातक नामक पुस्तक में प्रमाण मिलता है, समाषष्टिर्द्वेधा मनुज करीणाम 5 च निशा हयानाम 32 वरकर भयोः पंचकृतिः विरूपासार्प्यायुर्वृषमहिषयोर्द्वादश शुनाम स्मृतम छागादीनाम दशक सहिताः 6 च परमम्। इसका उत्तर विकासवाद के विज्ञान से बाहर है। इतना ही नहीं, किंतु जब कभी विकासवाद इसका उत्तर देने की चेष्टा करेगा उसको अपना सिद्धांत तुरंत ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि संसार में प्राणियों की आयु का क्रम महाविलक्षण है। विकासवाद मानता है कि पृष्ठवंशधारियों में सर्पणशीलों की श्रेणी है जिसमें कछुआ और सर्प भी हैं। आयु शास्त्रियों का कहना है कि कछुआ 150 वर्ष और सर्प 120 वर्ष जीता है। विकासवाद कहता है कि सर्पणशील ही विकसित होकर पक्षी हो गए हैं। पक्षियों में ही कबूतर है जो 8 वर्ष ही जीता है। कहा जाता है कि इन्हीं पक्षियों का विकास स्तनधारी है, जिनमें आयु शास्त्र के अनुसार शशक 8, कुत्ता 14, घोड़ा 32, वानर 21 और मनुष्य 100 वर्ष जीता है। ये तालिका के द्वारा भी स्पष्ट किया गया है कि 1 मिनट में शशक 38 श्वास लेता है जबकि 8 वर्ष जीता है। कबूतर 36 श्वास लेता है, 8 वर्ष जीता है और वानर 32 श्वास लेता है 1 मिनट में, 21 वर्ष जीता है। कुत्ता 29 श्वास लेता है, 14 वर्ष जीता है। बकरा 24 श्वास लेता है 1 मिनट में और 13 वर्ष की आयु है उसकी। बिलार 25 श्वास लेता है, 13 वर्ष की आयु है। घोड़ा 19 श्वास लेता है, 50 वर्ष की आयु है। मनुष्य 13 श्वास लेता है, 100 वर्ष की आयु है और हाथी 12 श्वास लेता है, 100 वर्ष की आयु है। सर्प 8 श्वास लेता है, 120 वर्ष की आयु है और कछुआ 5 श्वास लेता है, 150 वर्ष की आयु है। यहाँ इस विवरण से स्पष्ट ही दिख रहा है कि विकास में आयु का ह्रास है। कछुआ 150 वर्ष और सर्प 120 वर्ष जीता है।
इससे भी अधिक योग्य स्तनधारी शशक, कुत्ता और घोड़ा भी क्रम से 8, 14 और 32 ही वर्ष जीते हैं। मनुष्यों से उतरकर और सब प्राणियों से श्रेष्ठ वानर भी 21 ही वर्ष जीता है। यद्यपि इतना योग्य हो जाने और इतनी उन्नति के बाद मनुष्य ही 100 वर्ष जीता है, परंतु फिर भी वह सर्प और कछुए की आयु तक नहीं पहुंचता। विकासवाद कहता है कि जीवन संग्राम में योग्य ही रह जाते हैं, उन्हीं से नवीन जातियों का प्रादुर्भाव होता है, परंतु हमारी समझ में नहीं आता कि विकसित होकर प्राणियों ने कौन सा लाभ किया, कौन सी योग्यता प्राप्त की, जीने के लिए संग्राम किया, योग्यता प्राप्त की और रूप भी बदल डाला, किंतु मृत्यु के अधिक निकट पहुंच गए। जो पहले के हैं और सरल रचना के हैं वे अधिक दिन जीते हैं, परंतु जो क्लिष्ट रचना के हैं और बाद के हैं वे कम दिन जीते हैं। विकासवाद ने क्या यही मशीनों का सुधार किया कि पहले तो मशीन 150 वर्ष टिकती थी, अब वही सुधरी तो 8 वर्ष की रह गई। अच्छा यांत्रिक विकास है। सर्पणशील ही पक्षी हो गए, ठीक हो जाए, पर जोड़ वाले कीड़ों के भौरा, ततैया, मक्खी आदि के पंख कैसे हो गए और उड़ने वाली मछलियों के पर कैसे लग गए? इनके साथ पक्षियों के शरीर की तुलना किस प्रकार होगी और इन कृमियों तथा मछलियों के साथ पक्षियों का संबंध कैसे लगेगा? क्या कोई पक्षी इन पक्षधारी कीड़ों और मछलियों से वंश स्थापित कर सकता है? क्या बंदर और मनुष्य से वंश स्थापित हो सकता है और चल सकता है? कदापि नहीं। आज की इस श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।